हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल गेटवे ऑफ सक्सेस कैरियर लॉन्चर में। और आज हम लोग अपने बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से या केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एक ऐसे टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, चाहे वो 11th के स्टूडेंट्स हो, चाहे वो 12th के स्टूडेंट्स हो, उन सबके लिए ये फायदेमंद होता है। जिस टॉपिक का नाम है हाइड्रोजन बंध। टॉपिक का नाम क्या है? हाइड्रोजन बंध। यानी हमें एक ऐसे बंध के बारे में समझना है जो कि किस तरीके की यौगिक में पाया जाता है, उसको देखना है। जैसे कि अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत भी केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक आयोनिक बंध बनता है, दूसरा सहसंयोजक बंध बनता है। अगर आयोनिक बंध की बात करूं तो जब किसी परमाणु एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन या तो दे दिया जाए या तो ग्रहण कर लिया जाए, मींस इलेक्ट्रॉन का डोनेट या एक्सेप्ट करने पर आयोनिक बंध का निर्माण होता है। अगर मैं बात करूं सहसंयोजक बंध की, तो सहसंयोजक बंध तब बनता है जब कोई परमाणु एटम एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करे। मतलब कि एक हमें कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरा भी उसी समय उसके साथ साझेदारी करेगा। तो जब साझेदारी होती है तब बनता है सहसंयोजक बंध। और सहसंयोजक बंध से एकल बंध, द्वि बंध और त्रिबंध का निर्माण होता है। मतलब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण होता है। लेकिन उससे तो हम लोग समझते ही हैं, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्ड, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में भी आते हैं और बहुत ज्यादा हम किसी एक्सप्लेनेशन को करने वक्त इसका यूज करते हैं। तो चलिए समझते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड किसे कहते हैं या हाइड्रोजन बॉन्ड किस तरीके की यौगिक में उपस्थित होता है। अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन बॉन्ड के डिफिनीशन की, तो कहता है कि जब हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन हमारा H2 क्या करेगा, फ्लोरीन F2, ऑक्सीजन O2 तथा नाइट्रोजन N2 के साथ संयोग कंबाइंड होकर मिलकर रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन कर जिस यौगिक का निर्माण करता है उस प्रकार यानी उसी में बने बंध को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बंध कहते हैं। यानी कि अगर डिफिनीशन के हिसाब से देखें तो हाइड्रोजन क्या करेगा, या तो फ्लोरीन या तो ऑक्सीजन या तो नाइट्रोजन के साथ केमिकली कंबाइंड होगा, अभिक्रिया करेगा। जैसे अगर मैं बोलूं एग्जाम्पल के तौर पर, तो जैसे हमें दिखाई देगा HF, यानी हाइड्रोजन किसके साथ दिखाई दे रहा है? फ्लोरीन के साथ। मतलब ये जो हमारा यौगिक है वो उसके अंदर कौन सा बॉन्ड उपस्थित है? हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित है। अगर मैं दूसरे की बात करूं तो H2O, यानी हाइड्रोजन किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। यानी इन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड उपस्थित है? तो हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित है। और अगला NH3, यानी हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके के यौगिक में यानी HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, वाटर पानी और अमोनिया NH3, इस तरीके के यौगिक में हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित होता है। अब बात आता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड कितने तरीके के होते हैं। तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड दो तरीके के होते हैं, दो अवस्था में दिखाई देंगे, दो तरीके से पाए जाएंगे, जिनका नाम होता है, तब तक इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं अगला बता रहा हूं। हाइड्रोजन का प्रकार जो होता है हमारा, वो दो प्रकार का होता है। एक को कहा जाता है अंतः आणविक हाइड्रोजन बंध, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है इंटर। दूसरा अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध, जिसको कहा जाता है इंट्रा इंग्लिश में।
अब समझते हैं पहला हमारा अंतः आणविक हाइड्रोजन बंध क्या है और दूसरा अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध क्या है। इस चीज को समझने के लिए आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि अंतः आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड किसे कहेंगे। देखिए बउआ, जब एक से अधिक यानी कि दो या दो से अधिक अणुओं के बीच में, एक ही तरह के अणुओं के बीच में या अलग अलग अणुओं के बीच में अगर हाइड्रोजन बंध उपस्थित है तो हम कहेंगे कि उसके अंदर कौन सा हाइड्रोजन बंध उपस्थित है, तो अंतः आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड। चलिए आइए इसको समझते हैं। जैसे H और F के बीच में हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड है, दूसरा यहां पे मैंने ले लिया H और F। अब इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है, ये एक अलग अणु है हाइड्रोजन फ्लोराइड का, ये एक अलग अणु है हाइड्रोजन फ्लोराइड का, और इन दोनों के बीच में जो यहां पर बंध बन रहा है, जो मैं डॉटेड दिखा रहा हूं डॉट से, तो ये जो बंध है इसी बंध को बोलेंगे हम हाइड्रोजन बंध। और हाइड्रोजन बंध में कौन सा, अंतः 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 हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे। यानी कि जब दो या दो से अधिक एक प्रकार के या अलग अलग के बीच में जो बंध बनता है उसी को कहा जाता है अंतः हाइड्रोजन बॉन्ड। यहां पे HF है। अगला अगर हम एग्जांपल देखें इसका तो हम H2O का भी देख सकते हैं, OH, ये हमारा एक अणु हुआ पानी का, दूसरा OH। लेकिन यहां पर देखो बउआ, यहां पर ये वाला जो बॉन्ड उपस्थित है इसी को कहेंगे हम अंतः आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब दो अलग अलग अणु होना चाहिए, ये पानी का अलग अणु है और यहां से यहां तक पानी का अलग अणु है। मतलब दो जब अलग अलग अणुओं के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित हो तो उसे हम कहते हैं अंतः आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड। ध्यान से समझिएगा क्योंकि इससे आगे हम लोग एक क्वेश्चन भी देखेंगे। अब दूसरा जो टॉपिक है हमारा अंतरा आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड, ये क्या होता है इसको समझते हैं बउआ। अंतरा आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड, अंतरा का मतलब होता है कि एक ही अणु में, एक से अधिक अणु में नहीं। जैसे कि हमने अंतः देखा तो एक से अधिक, दो गो के बीच में, तीन गो के बीच में, लेकिन अंतः जो अंतरा है ये केवल एक ही अणु के बीच में दिखाई देगा। ध्यान से देखिएगा, अगर ये मैंने लिया एक यौगिक NO2OH जिसका नाम होता है ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल, इसी का मैं अगला रूपांतरित जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वो मैं बता रहा हूं। सबसे पहले हमारे पास था बेंजीन, तो हमने लिया यहां पर बेंजीन, और इस नाइट्रोजन पे मैंने ले लिया दो ऑक्सीजन, और यहां से मैंने ले लिया हाइड्रोजन। अब देखिए ये ऑक्सीजन जो इस नाइट्रोजन का था और ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन बॉन्ड से बना है, मतलब यहां पे भी आपको हाइड्रोजन बंध दिखाई दे रहा है, लेकिन यहां पर भी क्या बन गया, हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। तो इसी बंध को कहा जाता है अंतरा आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ में आया कि नहीं, ध्यान से समझिएगा। अंतः आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड जो होगा वो एक ही तरह के अणुओं में एक से अधिक में पाया जाएगा, लेकिन जो अंतरा आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वो केवल और केवल एक अणु में, एक एस के जैसा दूगो नहीं, ये ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल के दूगो अणु नहीं, एक अणु, एक ही अणु के अंदर एक ऑक्सीजन से तो हाइड्रोजन जुड़ा ही था, जो दूसरा ऑक्सीजन नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ था उससे भी ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या कर गया, जुड़ गया। तो इसी को कहा जाता है अंतरा आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ध्यान से देखिएगा बउआ, इसका जो आणविक द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान होगा वो बिल्कुल या तो इस अवस्था में लो या तो इस अवस्था में लो, दोनों का क्या होगा, बिल्कुल बराबर होगा। इन दोनों का अवस्था क्या होगा, बिल्कुल बराबर होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं अंतः आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड की, तो जरा देखिए, तो अगर ये HF है तो इसका एक अपना मोलर द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान होगा, और ये दूसरा है HF, इसका भी क्या होगा, अपना
मोलर द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान होगा। और इन दोनों के बीच में जो ये बंध बना, इस बंध को हमने बोला अंतः। मतलब कि इसका मोलर द्रव्यमान क्या हो गया बउआ, बढ़ गया। इसकी तुलना में, इस अंतरा आणविक के तुलना में अंतः वाले में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो एक ही अणु था ना जिसके अंदर पाया गया, लेकिन इसके अंदर तो दो गो अणु आए ना, इसका एक अणु अलग है और इसका एक अणु अलग है। इसी का अगर मैं एक एग्जांपल दिखाऊं, तो ध्यान से देखिए, जहां पे अभी आपको अंतरा दिखाई दे रहा है, इसी पर मैं आपको अंतः दिखा रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, अंतः के लिए हमें क्या लेना होगा, यह है आपका बेंजीन, यहां पर है NO2 और यहां पे है OH। अब ध्यान दीजिए, और यहां पे मैंने अगला लिया NOOH और इसका H, और यहां पर ये देखिए बना अब अंतः, ये बना अब अंतः। कब? जब यौगिक आपका था पारा नाइट्रोफेनॉल, पारा नाइट्रोफेनॉल। ध्यान से देखिएगा, जब ऑर्थो था यानी कि जस्ट अगल बगल थे तो अंतरा बना, लेकिन अब अगल बगल नहीं है, एगो ऊपर है तो एगो नीचे है, जस्ट अपोजिट में, उल्टा। तब इसको हमने दूगो लिया और दूगो में जो हमारा बना वो क्या बना, अंतः बना। दूगो वाले में क्या बना हमारा, अंतः बना। ये ध्यान देना था, अंतः बना। यानी कि ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल में कौन सा बॉन्ड, अंतरा आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड, और पारा नाइट्रोफेनॉल में कौन सा, अंतः आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरीके से हमने देखा कि हाइड्रोजन बॉन्ड भी दो तरह के होते हैं, अंतः मतलब दो अलग अलग अणुओं के बीच में जो पाया जाए, और अंतरा जो एक ही अणु में उपस्थित हो। इस तरीके से जो अगला टॉपिक है हमारा बउआ, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे बोर्ड में आपका ऑब्जेक्टिव बनता है, वो है क्वथनांक और द्रवणांक। अब समझते हैं कि क्वथनांक और द्रवणांक किस बात पर, किस मैटर पर इफेक्ट करता है, जिसका प्रभाव पड़ता है। अगर मैं बोलूं किसी भी यौगिक का क्वथनांक और द्रवणांक, क्वथनांक और द्रवणांक, अब समझते हैं पहले क्वथनांक क्या होता है। क्वथनांक की अगर मैं बात करूं तो वो ताप, ये मैंने कोई द्रव लिया है और यहां पर मैंने ले लिया आग, ताप, वह ताप जिस पर ये द्रव वाष्प में परिवर्तन होना स्टार्ट हो जाए, उस ताप को ही क्या कहेंगे, उसका क्वथनांक कहेंगे। जैसे अगर पानी को वाष्पित करना है तो उसको ताप देना होगा 100 डिग्री सेल्सियस, यानी पानी के लिए क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। उसी तरीके से अगर मैं द्रवणांक की बात करूं तो कोई ठोस को जब हमने ताप दिया तो वो किस में बदल जाए, द्रव में बदल जाए, तो वही ताप उसका क्या कहलाएगा, द्रवणांक कहलाएगा। बात समझ में आया? यानी किसी भी यौगिक का क्वथनांक और द्रवणांक किन बातों पर निर्भर करता है, उस बात को हम समझने वाले हैं। तो अगर मैं बात करूं किसी भी यौगिक का क्वथनांक और द्रवणांक, तो वह एक ही बात पे निर्भर करता है, उसके मोलर द्रव्यमान, उसके आणविक द्रव्यमान पर। यानी कि यहां से अगर मैं बात कहूं तो किसी भी यौगिक का क्वथनांक और द्रवणांक जो होता है वो समानुपातिक होता है। क्या होता है, समानुपातिक होता है किसके, अणु भार के। अणु भार को ही एक अलग सेंस में नाम दिया जाता है, इसी को नाम दिया जाता है क्या, मोलर द्रव्यमान। यानी अणु भार को ही क्या कहा जाता है, मोलर द्रव्यमान। यानी कि जिस भी यौगिक का अणु भार, उसका मोलर द्रव्यमान जितना अधिक होगा, उसका, उस यौगिक का क्वथनांक और द्रवणांक क्या होगा,
उतना ही अधिक होगा। लेकिन अगर किसी यौगिक में हाइड्रोजन बंध उपस्थित हो तो, अगर हाइड्रोजन बंध उपस्थित हो तो सोचो जरा, तो बउआ ये सारे अणु भार और मोलर द्रव्यमान से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस भी यौगिक के अंदर हाइड्रोजन बंध उपस्थित होगा उसका क्वथनांक और द्रवणांक अधिक होगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। आइए एक क्वेश्चन को समझते हैं, एक क्वेश्चन को लेते हैं। जैसे मैंने लिया CH4, मैंने लिया PH3 और मैंने लिया NH3। ये 3 यौगिक है। एक का नाम है मीथेन, दूसरे का नाम है फॉस्फीन, तीसरे का नाम है अमोनिया। और मैंने आपसे पूछा कि इन तीनों में से किस यौगिक का क्वथनांक और द्रवणांक सबसे अधिक होगा। तो सबसे पहले आपका काम क्या है कि किसी भी यौगिक का क्वथनांक और द्रवणांक देखना है तो समानुपातिक होता है किसके, अणु भार के। मतलब जितना अधिक उसका अणु भार होगा उतना ही अधिक उसका क्या होगा, क्वथनांक और द्रवणांक होगा। तो चलिए सबसे पहले अणु भार निकाल लेते हैं। तो अगर मैं यहां पे मीथेन का निकालूं तो कार्बन का होता है 12 और हाइड्रोजन का 1, लेकिन 4 गो है तो 4, 12 4 16 ग्राम। अगर मैं इसका निकालूं तो फास्फोरस का होता है 15 दूनी 30, 30 मान लो, 30 31, और हाइड्रोजन 3 तो इसका हो गया 34 ग्राम। और यहाँ है अमोनिया यानी नाइट्रोजन का होता है 14 और हाइड्रोजन 3 17। तो कायदे से सबसे अधिक अणु भार है फॉस्फीन के पास। तो अगर हम इस नियम के अनुसार चलते तो किसी यौगिक का क्वथनांक और द्रवणांक किसके, तो अणु भार के समानुपातिक होता है। तो सबसे अधिक होता फॉस्फीन का। फॉस्फीन का क्वथनांक ले लिया जाए या द्रवणांक ले लिया जाए सबसे अधिक होता। लेकिन फिर बात आता है कि अगर किसी यौगिक के अंदर हाइड्रोजन बंध उपस्थित हो और उसका अणु भार एकदम सेम में हो, लगभग में हो, तो उसका क्या होगा, सबसे अधिक होगा। यानी इन तीनों में से ये वो यौगिक है NH3 जिसके पास क्या है, सबसे अधिक क्वथनांक और द्रवणांक है। क्यों? क्योंकि इसमें है हाइड्रोजन बंध। इसमें कौन सा बंध उपस्थित है, हाइड्रोजन बंध उपस्थित है। बात समझ में आया कि नहीं बउआ? इससे आपके क्वेश्चंस बोर्ड में बहुत बार पूछे हुए हैं, लगातार पूछते हैं कि अगर किसी यौगिक में हाइड्रोजन बंध आ गया तो क्वथनांक और द्रवणांक उसका क्या होगा, अधिक होगा। तो चलिए मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। ये टॉपिक आपको कैसा लगा और ये टॉपिक आपको कितना फायदे दिया उसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।